रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर बेली एंड लव सर्जरी के तमाम समरी टेबल्स को रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहला टेबल है चैप्टर नंबर 2 से क्लिनिकल फीचर ऑफ शॉक। शॉक में रट्टा मार लेना। शॉक में आपको तो 4 वाइटल्स का पता है, उसमें से 3 वाइटल्स इंक्लूड करने हैं, यानी शॉक में आपने टोटल 6 चीज़ों को देखना है। 3 इसमें आपके वाइटल्स हैं, ओके, और बाकी को रट्टा मारना है LUC से, लक से रट्टा मारना है। वो 3 वाइटल आपके ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रिस्पिरेटरी रेट है, जबकि LUC से आप रट्टा मार सकते हैं लैक्टिक एसिडोसिस, यूरिन आउटपुट और कॉन्शियस लेवल। जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है शॉक का वो यूरिन आउटपुट है। दोबारा बता दूं, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रिस्पिरेटरी रेट, BPR, लक, LUC, लैक्टिक एसिडोसिस, यूरिन आउटपुट, कॉन्शियस लेवल है, ओके। अब इसके बाद शॉक के उसने 4 यहाँ पे बनाए हुए हैं, कंपनसेटेड, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। एक बात तो पता है कि शॉक में सिस्टमिक लेवल पे परफ्यूजन कम होती है, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, फाइनल स्टेज में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, पल्स रेट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, रिस्पिरेटरी रेट आपको लेबर्ड देखने को मिलेगा, कॉन्शियसनेस लेवल आपको कम देखने को मिलेगी, यूरिन आउटपुट 0 पे आ जाएगी, लैक्टिक एसिडोसिस एक्सट्रीम पे चली जाएगी। आपने इसको रट्टा मारना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ख़राब होती है सीवियर वाले में, ओके। मॉडरेट वाले में सिर्फ एक ही चीज़ आपको देखने को मिलती है जो रेगुलरली नॉर्मल पड़ी होती है, वो है माइल्ड हाइपोटेंशन, ठीक हो गया। माइल्ड के अंदर आपको जो मसला देखने को मिलता है, माइल्ड में आपके रिस्पिरेटरी रेट और पल्स रेट बढ़ जाता है, जबकि सबसे पहले क्या बढ़ता है, पल्स रेट बढ़ता है। इन शॉर्ट अगर मैं रिवाइज करा दूँ, लैक्टिक एसिडोसिस सब में आएगा, चाहे वो कंपनसेटेड, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर है, लेकिन पल्स रेट अगर सिंगल बढ़ा हुआ है तो कंपनसेटेड है। पल्स रेट के साथ रिस्पिरेटरी रेट भी बढ़ गया है, माइल्ड आ जाएगा। अगर इसके साथ आपको सिर्फ माइल्ड हाइपोटेंशन है, बाकी सब चीज़ें ख़राब है, मॉडरेट आ जाएगा, और सीवियर हाइपोटेंशन है, सीवियर वाली आ जाएगी कैटेगरी। इसके बाद ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेमरेजिक शॉक, ओके, डिपेंडिंग अपॉन ब्लड वॉल्यूम लॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ टोटल। अगर ब्लड वॉल्यूम 15 से कम हो तो उसको 1 कहते हैं, 15 से 30 सेकंड होते हैं, 30 to 40 ऑलमोस्ट थर्ड हो गया, और फोर्थ 40 से ज़्यादा होता है, ओके। यहाँ पे वो भी बनाया हुआ है, क्लिनिकल सिनेरियो दिया हुआ है। तो ये हाइपोवोलेमिक शॉक है, इसकी मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन वो आप देख लेना, ओके, ठीक हो गया। अब शॉक का इफेक्ट ऑफ ऑर्गन फेलियर, तो शॉक का सिस्टमिक लेवल पे इफेक्ट आता है। लंग्स में ARDS हो जाएगा, किडनी के अंदर एक्यूट किडनी इंजरी हो जाएगा, क्लॉटिंग के अंदर कोगुलोपैथी है, और कार्डिक सिस्टम के अंदर CVS का फेलियर हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग फॉर पेशेंट इन शॉक। तो मिनिमम जो चीज़ें चाहिए मॉनिटरिंग करने के लिए वही आपको जो आपको पता है, वाइटल्स वाले, ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स ऑक्सीमेट्री हो गया, हार्ट की एक्टिविटी के लिए ECG और यूरिन आउटपुट। बाकी जो एडिशनल है वो CVP, कार्डिक आउटपुट बेस्ड डेफिसिट सीरम लैक्टेट है। इसके बाद है मॉनिटर्स फॉर ऑर्गन और सिस्टमिक परफ्यूजन होता है, ठीक हो गया, ओके। लाइक सिस्टमिक परफ्यूजन में यानी किडनी की हम किडनी को मॉनिटर करने के लिए यूरिन आउटपुट देखते होते हैं, ओके। सिस्टमिक लेवल पे परफ्यूजन के लिए जो इन्वेस्टिगेशन है वो बेस डेफिसिट होती है, लैक्टिक एसिड होता है, और मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन होता है। MLB से रट्टा मार सकते हो या BML से रट्टा मार सकते हो। किडनी के लिए क्या होता है, यूरिन आउटपुट, ब्रेन के लिए कॉन्शियसनेस लेवल, और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड आ जाएगा, ओके। इसके बाद है पेरी ऑपरेटिव RBC ट्रांसफ्यूजन क्राइटेरिया, ओके, ठीक है, कि आपने कब ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कराना है। ट्रांसफ्यूजन की इंडिकेशन किया है पेरी ऑपरेटिव RBC ट्रांसफ्यूजन। अगर हीमोग्लोबिन 6 से कम है तभी आपने ट्रांसफ्यूजन को मेनली करवाना होता है। ट्रांसफ्यूजन का फ़ायदा है, अगर 6 से 8 है, ओके, ठीक है, और अगर ब्लीडिंग और सर्जरी वगैरह नहीं है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर 8 से ज़्यादा है तो ट्रांसफ्यूजन का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ओके, सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है जो पैक्ड RBCs होते हैं, वो आपने 35 डेज़ तक आप इस्तेमाल कर सकते होते हैं, ओके। 2 से लेकर 6 पर स्टोरेज में आपको ने सागम को रट्टा मारना है, ठीक हो गया, ओके। सागम और CPD आ जाएगा। सागम में सोडियम क्लोराइड, A से एडिनिन, G से ग्लूकोज, M से मैनिटोल, और CPD में केसेट्रेट, फॉस्फेट और डेक्सट्रोस, ओके। इनकी हाफ लाइफ या स्टोरेज टाइम लिखा हुआ है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो प्लेटिलेट होता है वो 5 डेज़ होता है, उसको आपने स्टोर करना होता है 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ओके, यानी आप 3 चीज़ें देते हैं जब भी आप RBC जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना होता है। एक पैक्ड RBCs होती है, नंबर 2 प्लेटिलेट, और नंबर 3 फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। 1 में आपने देना होता है, 1:1:1। क्रायोपेसिलेट की 2 ईयर्स तक है, और एल्ब्यूमिन 4 पे आपने स्टोर करना होता है, ओके। इसके बाद वो कौन कौन से फैक्टर है जो कि क्या करते हैं, वुंड की हीलिंग को इफेक्ट करते हैं। नंबर 1, वुंड है कहाँ पर, वो कौन से स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व कर रहा है, कैसे वुंड बना, कि इंसाइज था, क्रश था या एवलियन था, कंटेमिनेशन तो नहीं था, फॉरेन बॉडी या बैक्टीरिया, टिश्यूज़ तो लॉस नहीं हो गए थे। दूसरा लोकल फैक्टर लाइक वास्कुलर इंसफिशिएंसी, इरेडिएशन, प्रेशर आ जाएगा। सिस्टमिक फैक्टर के अंदर मैल न्यूट्रिशन, विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी,
डिजीज़ लाइक डायबिटीज़ मेलाइटस, मेडिकेशन लाइक स्टेरॉइड्स, इम्यूनो डेफिशिएंसी, स्मोकिंग, ये आपके सिस्टमिक फैक्टर आ जाते हैं। जबकि लोकल फैक्टर में आपकी वास्कुलर इंसफिशिएंसी, प्रीवियस रेडिएशन, प्रेशर आ जाता है। अब वुंड हीलिंग के 3 में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होता है। प्राइमरी में जो वुंड एजेस होते हैं वो अपोस्ट किए जाते हैं, मिला दिए जाते हैं। सेकेंडरी में वुंड होता है वो ओपन होता है, ओके। टर्शियरी के अंदर वुंड को इनिशियली लेफ्ट ओपन किया जाता है। प्राइमरी इंटेंशन में नॉर्मल हीलिंग होती है, मिनिमल स्कार होता है। सेकेंडरी के अंदर क्या होता है, ग्रैनुलेशन टिश्यू से, कॉन्ट्रैक्शन से और एपिथेलाइजेशन से हीलिंग होती है। ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, ज़्यादा प्रोलिफरेशन होता है, स्कार पुअर होता है। टर्शियरी को डिलेड प्राइमरी इंटेंशन भी कहते हैं। वुंड इनिशियली ओपन करते हैं, फिर एजेस को अपोज कर देते हैं जब हीलिंग कंडीशन फेवरेबल होती है। इसके बाद वुंड्स है, वुंड्स को हम किस बेस पे करते हैं, 4 क्राइटेरिया, मैकेनिज्म, क्लीनलीनेस, टिश्यू हेल्थ और टिश्यू लॉस। मैकेनिज्म की बेस पर जो होता है, ओके, अगर इनसाइज वुंड है तो वो टाइडी होते हैं। जो अनटाइडी वुंड होते हैं ये क्रश या एवल्ज होते हैं। टाइडी वुंड क्लीन होते हैं, अनटाइडी कंटामिनेटेड होते हैं। टाइडी वुंड हेल्थी टिश्यूज़ को इन्वॉल्व करते हैं, जबकि जो अनटाइडी होते हैं डिवाइटलाइज टिश्यू को इन्वॉल्व करते हैं। ओके, टाइडी में टिश्यू लॉस नहीं होता इतना ज़्यादा, उसमें टिश्यू लॉस आपको देखने को मिलता है। ओके, जब भी आपको पूछा जाए एक्यूट वुंड मैनेजमेंट तो आपने पहले वुंड को क्लीन करना होता है, फिर एक्सप्लोर करना है, डायग्नोस करना है, फिर डिब्राइटमेंट करना होता है, टिश्यू स्ट्रक्चर्स को रिपेयर करना है, जो लॉस स्ट्रक्चर है उनको रिप्लेस करना है, स्किन का कवर लगाना है, स्किन को क्लियर करना है विदाउट द टेंशन। ओके, ठीक हो गया। केयरफुल टिश्यू हैंडलिंग करनी होती है। ओके, तो दोबारा क्या किया, CED से रट्टा मार सकते हो। क्लीनिंग करना, एक्सप्लोरेशन करना, डिब्राइटमेंट करना। अब डिब्राइटमेंट के क्या प्रिंसिपल होते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रॉपर एक्सपोजर करना है थ्रू द स्किन और फेशिया एक्सपोजर। नंबर 2, न्यूरोवास्कुलर बंडल को पहचाना है, वेन, आर्टरी, नर्व। डिवाइटलाइज टिश्यू को निकालना है, फॉरेन बॉडी को निकालना है, वेसल को रिपेयर करना है, स्केलेटल मसल की स्टेबलाइजेशन करना है एक्सटर्नल फिक्सेटर से। ओके, ओनली टैग टेंडन और नर्व्स, उनको टैग करना जो कट हो चुकी है। वुंड को आपने ओपन रखना है, डिले प्राइमरी क्लोयर, अवॉइड टाइट ड्रेसिंग है, और इंजर्ड लिम्ब को एलिवेट करना होता है। इसके बाद प्रेशर, सोल फ्रीक्वेंसी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसका निमोनिक है इंदिरा गांधी। ओके, इंदिरा गांधी स्टैच्यू से रट्टा मार सकते हो। इसकी हम ग्रेटर ट्रोकांटर, सैक्रम, हेल, लैटरल मल्यूलस और ऑक्सीपिट आ जाएगा। नेक्स्ट है टेबल 32 3.2, प्रेशर सोर्स की स्टेजिंग है, 4 में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपने देखना है, सबसे पहली जो स्टेज होगी उसमें एपिडर्मिस में कोई ब्रीच नहीं होगा, दूसरी वाली में पार्शियल थिकनेस है, तीसरी और चौथी फुल थिकनेस होता है। पहली वाले में नॉन ब्लांचेबल इरिथीमा होता है, लेकिन एपिडर्मिस में ब्रीच नहीं होता। सेकंड के अंदर पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस है और एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों को इन्वॉल्व करता है। थर्ड में क्या होगा, सुपरफिशियल फेशिया में चला जाएगा, लेकिन नॉट थ्रू द अंडरलाइंग फेशिया। ओके, जबकि फोर्थ के अंदर क्या होगा, फुल थिकनेस स्किन लॉस होगा, टिश्यू की डिस्ट्रक्शन वगैरह भी होती है। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर वही यहाँ पर डायग्राम से बताया हुआ है। पहले में स्किन इंटैक्ट है, लेकिन नॉन ब्लांचेबल इरिथीमा आपको देखने को मिल रहा है। दूसरे के अंदर क्या होता है, दूसरे के अंदर आपको देखने को मिलता है पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस या प्रेशर सोर्स आपको देखने को मिल रहा है। थर्ड में फुल थिकनेस लॉस विद पॉसिबल विजिबल सबकुटेनियस फैट, और फोर्थ के अंदर फुल थिकनेस स्किन लॉस होता है, एक्सपोज बोन, टेंडन और मसल आपको देखने को मिलता है, और लास्ट में अनस्टेजेबल है। ओके, इसके बाद आ जाते हैं डीक्यूबिटस अल्सर। तो ये क्या होती है, द एरिया ऑफ अनरिलीव्ड प्रेशर। अगर प्रेशर अनरिलीव्ड होगा तो उसकी वजह से टिश्यू का स्कीमिया होगा, फिर नेक्रोसिस हो जाएगा एपिडर्मिस का और सॉफ्ट टिश्यूज़ का। ओके, अब इसकी टियोलॉजी मोस्ट कॉमन जो डीक्यूबिटस अल्सर या प्रेशर सोर या ट्रॉफिक अल्सर होती है, बेड कन्फाइनमेंट की वजह से होती है। रिड्यूस परसेप्शन ऑफ पेन इसकी वजह से भी होती है। स्किन की ब्रेक डाउन ड्यू टू यूरिनरी और स्टूल रिटेंशन इसकी वजह से भी होती है, जिसको मैसिरेशन कहते हैं। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में डायबिटीज मेलाइटस है, रिड्यूस स्किन पेरिफेरियन फ्रॉम पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ है, पोलिन्यूरोपैथी ओल्ड एज की वजह से देखने को मिलता है। अब इसका पैथोफिजियोलॉजी है कि मैकेनिकल स्ट्रेस होगा, लोकल हाइपोपरफोरियन है, स्कीमिक नेक्रोसिस देखने को मिलता है, और वही जो आपको बताया था। ओके, सैक्रम पे आपको देखने को मिलता है आपको। ओके, ये सारी हमने साइड्स उल्टा मारी थी प्रेशर सोर की, सॉरी स्कीम है, ग्रेटर ट्रोकांटर है, सैक्रम है, हील है, लैटरल मल्यूलस और ऑक्सीपिट में आपको देखने को मिलता होता है। ट्रीटमेंट क्या होता है, कंजर्वेटिव और सर्जिकल मैनेजमेंट है। सर्जिकल में डिब्राइटमेंट करते हैं, प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्शन वगैरह करते हैं, और ठीक हो गया। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए आपने क्या करना होता है, प्रेशर को रिलीव करना और रेगुलर स्किन केयर है। कंजर्वेटिव में आपने प्रेशर रिलीफ आ जाएगा। ओके, अफेक्टेड और वल्नरेबल साइड बाय पोजिशनल चेंजेस, और अल्टरनेटिव प्रेशर मैटर्स आपने इस्तेमाल करने हैं। स्किन की केयर आपने करनी है, जैसे प्रोफिलैक्सिस होता है, स्किन को मॉइस्ट रखना है, ब्रेक डाउन को प्रिवेंट करना है, उसको यूरिन से और स्टूल से बचाना है, वुंड की ट्रीटमेंट करना है, नेक्रोसिस को अवॉइड करना है, सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस करनी होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम ऑफ नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन। जो नेक्रोसिस हो जाता है तो उसके क्या साइन और सिम्टम होते हैं, पेन बहुत ज़्यादा होता है, इन्फ्लेमेशन वाली चीज़ें हैं, पेन आपको देखने को मिलेगा, एरिथीमा देखने को मिलेगा, क्रैपिटस देखने को मिलता है, स्किन की ब्लिस्टरिंग होती है, फीवर यूजली नहीं होता, ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है जिसको डिश वाटर पस कहते हैं।
डिश वाटर पस, पेन और ऑरेंज स्किन स्टेनिंग होती है, फोकल स्किन गैंग्रीन और शॉक कागुलोपैथी मल्टी ऑर्गन होते हैं। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरट्रॉफिक और किलॉइड स्कार होते हैं। हाइपरट्रॉफिक स्कार ऐसा स्कार होता है जो कि ओरिजिनल वूंड की बाउंड्री के अंदर रिस्ट्रिक्टेड होता है, जबकि किलॉइड में बियॉन्ड द ग्रो करता होता है। ओके, तो ट्रीटमेंट क्या होता है? सबसे पहले प्रेशर वगैरह लगाते होते हैं लोकल मोड से, इलास्टिकेटेड गारमेंट से। नंबर 2 सिलिकॉन जेल शीटिंग होती है। नंबर 3 इंट्रालीजनल स्टीरॉयड ट्रायमसिनोलोन है। नंबर 4 एक्सीजन स्टीरॉयड इंजेक्शन है। नंबर 5 एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी है। इंट्रालीजनल जो एक्सीजन होती है सिर्फ किलॉइड में आपको देखने को मिलती है, जबकि स्टीरॉयड आपको ट्रायमसिनोलोन में देखने को मिलती होती है। ओके, इसके बाद है एसेप्सिस वुंड स्केयर है। एसेप्सिस में आपको जो वुंड की स्केयरिंग करते हैं, नंबर 1 ए से एडिशनल ट्रीटमेंट, एस से सीरियस डिस्चार्ज, ई से एरिथीमा, पी से प्रूलेंट एक्सुडेट, एस से सेपरेशन ऑफ डेड टिश्यू, आई से आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम वुंड, एस से स्टे एज इन पेशेंट प्रोलॉन्ग ओवर 14 डेज। ठीक हो गया। ओके, इन पेशेंट है। अगर फर्स्ट डेज 7 है तो आपने स्कोर 4-5 है। ओके, रिमेनिंग बीन स्कोर। ओके, तो ठीक हो गया। ओके, तो इतना तक आपने 5 तक स्कोर रखना होता है फॉर फर्स्ट 7 डेज है। इसके बाद बाकी आपने देखना होता है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है? अगर 20 से कम है तो नॉन इन्फेक्शन, 20 से लेकर 30 है माइनर, 30 से लेकर 40 मॉडरेट और 40 से ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है। इसके बाद साउथहैम्पटन वुंड ग्रेडिंग सिस्टम है। तो साउथहैम्पटन वुंड ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है? ग्रेड 0 मतलब नॉर्मल हीलिंग है, ग्रेड 1 नॉर्मल हीलिंग है लेकिन माइल्ड ब्रूजिंग और एरिथीमा है। अब इसको 2 में डिवाइड करते हैं। अगर सम ब्रूजिंग है ए, कंसिडरेबल ब्रूजिंग है बी, एरिथीमा है तो सी आ जाएगा। एरिथीमा है और साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन है, एक पॉइंट पे है ए, स्विचर पे है तो बी, अलोंग द वुंड है सी, राउंड द वुंड है डी आ जाएगा। क्लियर हीमोसीरस डिस्चार्ज है। ओके, तो अगर एक पॉइंट पे है ए, अलोंग द वुंड है तो बी, लार्ज वुंड है तो लार्ज वॉल्यूम है तो सी और प्रोलॉन्ग है तो डी आ जाएगा। ओके, बस प्रूलेंट डिस्चार्ज और डी ये आ जाएगा। ओके, इसके बाद डायग्नोस्टिक फीचर फॉर SIRS। ओके, तो SIRS में क्या होता है? ओके, तो SIRS में क्या होता है? आपको 2 चीज़ें चाहिए 3 में से। नंबर 1 हाइपोथर्मिया या हाइपोथर्मिया, हाइपर या हाइपो में से चाहिए। नंबर 2 टैकीकार्डिया टैकीपनिया। नंबर 3 WBC आपको ज़्यादा मिलनी चाहिए। और अगर सीवियर और इन्फेक्शन आ जाए SIRS के साथ, हाइपोथर्मिया टैकीकार्डिया और WBC के साथ, तो वो सेप्सिस हो जाएगा। और सीवियर सेप्सिस और सेप्सिस सिंड्रोम क्या होता है? सेप्सिस के साथ अगर आपको ऑर्गन फेलियर देखने को मिले, रेस्पिरेटरी का तो ARDS है, सीवियस है तो कार्डिक फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाएगा और पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाती है। रीनल है तो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, हेपेटिक है, ब्लड कोआगुलेशन सिस्टम है, ये आपको देखने को मिलता है। इसके बाद वो बता रहे हैं SSRI क्या होता है? सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। तो ये इन्फेक्टेड वुंड होता है जिसको डीप और ऑर्गन स्पेस का इन्फेक्शन भी कहते हैं। SIRS क्या है? बॉडी सिस्टमिक रिस्पॉन्स होता है टू द सीवियर इन्फेक्शन। जो मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम है ये SIRS जो सिस्टमिकली होता है। ओके, जो कि MSOF होता है, मल्टी सिस्टमिक ऑर्गन फेलियर। ओके, तो ये क्या होता है? ये एंड स्टेज होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है SSI रिलेटेड टू द वुंड कंटेमिनेशन विद और विदाउट यूजिंग एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस। ओके, तो यहाँ पे इसने 4 तरह की सर्जरी बताई हुई है। ओके, सही हो गया। अगर क्लीन सर्जरी है, क्लीन सर्जरी का मतलब है ओके नो विस्कस ओपन, तो इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं, प्रोफाइलैक्सिस करने की ज़रूरत भी आपको कम चाहिए होती है। नंबर 2 है क्लीन कंटेमिनेटेड। क्लीन कंटेमिनेटेड का मतलब है विसरा ओपन है, अगर विसरा ओपन नहीं है तो वह क्लीन है, अगर विसरा ओपन हो गया है लेकिन मिनिमल स्पिलेज है तो वह क्लीन कंटेमिनेटेड है। कंटेमिनेटेड का मतलब है ओपन विसरा है, स्पिलेज भी है साथ। ओके, ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा। और डी में क्या है? डर्टी वाला, तो इसमें पस और परफोरेशन होता है इंसिजन थ्रू देन एब्सेस। ओके, ठीक हो गया। मेजर वुंड इन्फेक्शन है, मेजर वुंड इन्फेक्शन में 3 चीज़ें होती है। नंबर 1 पस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, पेशेंट सिस्टमिकली ये होता है और डिलेड रिटर्न होता है। ओके, या फिर ऐसा वुंड इन्फेक्शन जिसके लिए आपको दूसरा प्रोसीजर चाहिए। ओके, ठीक हो गया। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? माइनर वुंड इन्फेक्शन है जिसमें आपको मजीद प्रोसीजर वगैरह की नहीं चाहिए। जो डिसेसिव पीरियड होता है आफ्टर द वुंड, तो ये 4 आवर होता है जिसमें एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी होती है। वो कौन से फैक्टर है जो डिटरमिन करते हैं कि वुंड का इन्फेक्शन होगा या नहीं? नंबर 1 होस्ट का रिस्पॉन्स कि कैसा काम कर रहा है। नंबर 2 ऑर्गेनिज्म इसकी विरुलेंसी। नंबर 3 टिश्यू की वास्कुलरिटी और हेल्थ है। नंबर 4 डेड और फॉरेन टिश्यू है। और नंबर 5 प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक ड्यूरिंग डिसेसिव पीरियड है। ओके, इसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ MAS मिनिमली एक्सेस सर्जरी। तो मिनिमली एक्सेस सर्जरी से वुंड का साइज़ कम होता है, जब साइज़ कम होगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम है, जब इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है डिसेंस भी कम है, ब्लीडिंग भी कम है, हर्निएशन भी कम है, नर्व की इंट्रैपमेंट भी कम है, पेन भी कम है, मोबिलिटी भी इंप्रूव होती है, डिक्रीज वुंड ट्रॉमा होता है, डिक्रीज हीट लॉस होता है, इंप्रूव विजुअलाइजेशन होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि लिमिटेशन क्या होती है। ओके, आपको रिमोट विजन पे होता है, ऑपरेशन पे डिपेंड होना होता है, टेक्टाइल फीडबैक नहीं होता, हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर डिपेंडेंस होती है, हीमोस्टेसिस डिफ़िकल्ट होती है, न्यू टेक्निक होती है और लार्ज स्पेसिमेन को आपने एक्सट्रैक्ट करना होता है। ओके, सही है। इसके बाद है कुछ चीज़ें बताई हुई है। बिफोर WHO
सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट है। सबसे पहले एनेस्थीसिया देने से पहले आपने साइन इन करना है, किन किन चीज़ों को चेक करना है कि पेशेंट की आइडेंटिटी, पेशेंट वही है, पेशेंट की साइट को, प्रोसीजर को, कंसेंट को चेक करना है, ठीक है। नंबर 2 साइट को मार्क किया नहीं किया। नंबर 3 एनेस्थीसिया सेफ्टी चेक को कंप्लीट किया है। नंबर 4 पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। नंबर 5 ओके डस पेशेंट हैव नॉन एलर्जी, क्या पेशेंट को एलर्जी तो नहीं है, क्या पेशेंट को डिफ़िकल्टी एयरवे तो नहीं है, ये चीज़ें आपने देखनी होती है। और स्किल इंसिजन से पहले आपने क्या लेना होता है, साइन इन के बाद होता है टाइम आउट होता है। सबसे पहले कंफर्म करना है कि तमाम टीम मेंबर इंट्रोड्यूस हो गया नाम से और रोल से कि क्या क्या रोल है। ओके ठीक हो गया। सर्जन, एनेस्थीसिया वाली टीम और नर्स वर्बली कंफर्म करेंगे पेशेंट को, उसकी साइट को, उसके प्रोसीजर को। एंटीसिपेटेड क्रिटिकल इवेंट के सर्जन रिव्यू करेगा कि क्या अनएक्सपेक्टेड स्टेप्स हो सकते हैं। एनेस्थीसिया की टीम है और लास्ट में साइन आउट है कि पेशेंट लीव करेगा। पेशेंट सेफ्टी एंड सर्जन एंड न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी के बारे में क्या, सर्जिकल सेफ्टी के बारे में क्या कहा जाता है। ओके ठीक हो गया। न्यू कॉन्सेप्ट्स है, बल्कि फजूल टेबल है, इसको छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं मस्ट टूल है। मस्ट टूल में 3 चीज़ें होती है। ओके इसको रट्टा मार सकते हो बा से बा, ओके या बाबा से रट्टा मार सकते हो। BMI वेट लॉस 6 मंथ में, और तीसरा हो जाएगा एक्यूट डिजीज इफेक्ट आ जाएगा। BMI ओके अब इसको अगर BMI अगर 20 से ज़्यादा है तो स्कोर 0, 18.5 से 20 है तो फिर 1 है, और अगर से कम है तो 2 आ जाएगा। वेट लॉस है अगर 5 है तो से कम है तो फिर 0, और 5 से लेकर 10 है तो 1, और 10 से ज़्यादा तो 2 आ जाएगा। एक्यूट डिजीज़ इफेक्ट में क्या होगा, ओके अगर न्यूट्रिशनल इंटेक कम से कम की गई है 5 दिन से ज़्यादा तो आपने स्कोर 2 ऐड करना होता है। ठीक हो गया। ओके अगर स्कोर 0 है, लो है टोटल, ओके ठीक है, स्कोर को आपने ऐड किया 0 है, लो है, तो आपने रूटीन क्लिनिकल केयर करना होता है, अपनी स्क्रीनिंग करनी है, हॉस्पिटल में 1 हफ्ते तक भिजवाना रखना होता है। अगर 1 है, मीडियम है, ऑब्ज़र्व करना है आपने हॉस्पिटल के अंदर, और अगर 2 है तो आपने हॉस्पिटल में रेफ़र करना होता है डाइटिशियन को, ठीक है, न्यूट्रिशनल उसको एसेस करने के लिए कर रहे हैं। ओके इसके बाद आ जाओ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंटीरियल न्यूट्रिशन, जो कि NG ट्यूब से या जूजिनोस्टोमी, गैस्ट्रोस्टोमी या NG ट्यूब से दी जाती है। तो ट्यूब रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, ट्यूब मैल पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, ब्लॉकेट हो सकता है। GIT में डायरिया, ब्लॉटिंग, नोजिया, एब्डोमिनल क्रैम्प, एस्पायरेशन हो सकता है। मेटाबॉलिक में इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस है, विटामिन, मिनरल, ट्रेस एलिमेंट और इन्फेक्टिव एक्सोजिनस और एंडोजिनस काजेज आ जाती है। ओके अब कॉम्प्लिकेशन ऑफ पार एंटीरियल न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से रिलेटेड है, ओके तो लाइक रीफीडिंग सिंड्रोम में हर चीज़ें कम हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोफॉस्फेटीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया। क्रोनिक डेफिशिएंसी सिंड्रोम है लाइक एसेंशियल फैटी एसिड का, जिंक का, मिनरल का। ओवर फीडिंग की वजह से लाइक एक्सेस ग्लूकोज है, उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरोस्मोलर डिहाइड्रेशन, हेपेटिक स्टीरोसिस, हाइपरकैप्निया, इनके सिंपैथेटिक एक्टिविटी, फ्लूइड रिटेंशन और इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी होती है। एक्सेस फैट है तो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, लाइपोप्रोटीन एक्स बनेगा, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अगर माइनो एसिड ज़्यादा तो हाइपर क्लोरीमिक मेटाबॉलिक अल्किल एसिडोसिस है। सेप्सिस से रिलेटेड है, कैथीटर रिलेटेड सेप्सिस होता है, जिसके अंदर आपने क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है इन्फेक्शन को जो कि कैथीटर की वजह से हुआ और ब्लड के अंदर कौन सा था। रिलेटेड टू द लाइन है, लाइन गलती से डाल दी तो न्यूमोथोरक्स हो सकता है, आर्टरी डैमेज हो गई है, एम्बोलिज्म हो गया, थोरेसिक डक्ट डैमेज हो गया। ओके सब चीज़ें डैमेज हो सकती है। अब कुछ इंडिकेशन लिखी है एंटीरियल न्यूट्रिशन की। ओके तो इंडिकेशन क्या होती है, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन विद ओके इनएडिक्वेट ओरल इंटेक नहीं हो रही, सॉलिड ग्लैंड डिस्फेजिया, अनकॉन्शियस है, डेबिलिटी, एनोरेक्सिया है, एंटीरियर क्यूटेनियस फिस्टुला है, फॉर इन्हांसिंग अडाप्टेशन है। कॉन्ट्राइंडिकेशन अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, पैरालिटिक आइलियस है, डायरिया है, या हाई आउटपुट स्मॉल इंटेस्टाइनल फिस्टुला है, या पैनक्रियाटाइटिस है। TPN कब स्टार्ट करते हैं, जब गट बंद है या गट छोटी है या गट में फिस्टुला हुआ है, हाई आउटपुट एंटीरियर क्यूटेनियस फिस्टुला। ओके उसमें जबकि लो आउटपुट में हम वो करते हैं, NG ट्यूब से काम चलाते हैं। गट इन्फ्लेम है और गट काम नहीं कर सकती, आइलियस वगैरह हुआ है, उस केस में आपने करना होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन कंजस्टिव कार्डिक फेलियर और ब्लड डिस्क्रेजी या डायबिटीज़ वाला में आपने नहीं करते होते। ओके पेरिफेरल लाइन में 20% डेक्सट्रोज ओके होता है, जबकि सेंट्रल में 50% डेक्सट्रोज होता है। लिपिड बेस्ड होता है क्योंकि ऑस्मोलैरिटी में कम होते हैं, हाई कैलोरी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं डे केस सर्जरी। तो डे केस सर्जरी के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया ओके फॉर डे केयर सर्जरी। तो मेडिकल में यूज़ फिजियोलॉजिकल रादर देन क्रोनोलॉजिकल एज। ओके ठीक है तो नहीं आता।